हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है। उसी का हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी उन दोनों वीडियो को पहले नहीं देखे, प्लीज आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा। ये आज का आपका तीसरा वीडियो है। ठीक है, एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, फिर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पहला बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, उसी का जो है ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, जहां पर हम लोग दो ध्रुवीयता के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अमेरिका के बारे में और दूसरी दुनिया यानी कि सोवियत संघ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं होती है, बर्लिन की दीवार के बारे में, फिर सोवियत संघ की सकारात्मक विशेषताएं के बारे में, सोवियत संघ के बारे में, सोवियत प्रणाली, बोल्शेविक क्रांति, दूसरी दुनिया का देश, फिर सोवियत संघ का जो है निर्माण होता है, फिर सोवियत संघ का क्या क्या उद्देश्य होता है, सोवियत संघ में टोटल 15 देश शामिल होता है, उनके बारे में भी जानते हैं। फिर सोवियत संघ के अंदर में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, तो उनका जो बुरा काम है या फिर बोल सकते हैं जो नकारात्मक विशेषता है, अर्थात जो कमी है वो क्या है, उसको भी देखिए। फिर मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताया था कि ये जो है सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था, जो कि 1985 से लेकर के 91 तक अंतिम राष्ट्रपति रहे थे। किसका? सोवियत संघ का। ध्यान रखिएगा, इसके जन्म कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, और इन्होंने जो है हथियारों की समाप्ति में, शीत युद्ध की समाप्ति में और जर्मन एकीकरण में, इन तीनों में जो है इन्होंने बहुत ही ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई थी। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव पर जो है आज तक जो है आरोप लगता है कि जो है इसी की वजह से सोवियत संघ खत्म हुआ था, और सोवियत संघ खत्म होने के बाद टोटल 15 नए देशों का उदय हुआ था। फिर हम लोगों ने दूसरा पार्ट में देखा सोवियत संघ का विघटन का कारण, यानी कि सोवियत संघ जो है कैसे कैसे खत्म हुआ, उसको हम लोगों ने देखा, कैसे कैसे क्या हुआ, एक एक रीजन को जाना। इसमें से कम आपको एग्जाम में 5-6 पॉइंट लिख देना है जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे। फिर हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा कि सोवियत संघ जब विघटन हुआ तो उसके बाद इसका परिणाम क्या क्या हुआ। ठीक है, फिर हम लोग शॉक थेरेपी के बारे में मैंने आपको बताया। शॉक थेरेपी का मतलब यह होता है कि शॉक देकर के, झटका देकर के उपचार करना। थेरेपी का मतलब उपचार करना, शॉक का मतलब झटका देना। ठीक है, तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, या फिर यहाँ बोल सकते हैं कि शॉक का अर्थ होता है झटका, थेरेपी का अर्थ होता है चिकित्सा, तो आघात पहुंचाकर इलाज करना, यानी कि उसको घाव देकर के इलाज करना, यही हो गया शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के हम लोगों ने विशेषताओं को देखा, कैसे कैसे उन्होंने जो है प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया, यानी कि सबको निजीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया। पूरा जो सरकारी संपत्ति था उसको बेच दिया, किसके पास? प्राइवेट कंपनी वालों के पास। ठीक है, और पूंजीवादी प्रणाली जो है बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगा, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया। तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हुई जो कि विशेषताएं थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका जो है अर्थात परिणाम को देखा, यानी कि नतीजे को देखा, यानी कि शॉक थेरेपी का बुरा प्रभाव को देखा कि कैसे कैसे शॉक थेरेपी जो है एक तरीके से ध्वस्त कर दिया, पूरी तरीके से रूस को जो है बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो शॉक थेरेपी का विशेषता और शॉक थेरेपी का परिणाम, इसमें भी आपको 5-5 नंबर का कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो कम से कम जो है आपको 5 पॉइंट करके लिखना ही है आपके एग्जाम में। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, रूस में जो है रूबल अर्थात कौन सा मुद्रा चलता था? रूस में रूबल मुद्रा चलता था। रूस में रूबल मुद्रा, जैसे इंडिया में रुपया है तो वैसे अमेरिका में डॉलर है, तो वैसे ही रूस में जो है रूबल चलता था। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने जो है मुद्रास्फीति के बारे में बताया था कि महंगाई जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी ये शॉक थेरेपी के कारण। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 3 में जो है नारगोनो काराबाख के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसी में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका भारत और सोवियत संघ का संबंध के बारे में, फिर एक अगला टॉपिक है आपका पूर्व साम्यवादी देश और भारत संबंध के बारे में, फिर जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है आज का, प्लीज आप लोग अंत तक ध्यान दीजिएगा, और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार फटाफट से कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो आपका तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नारगोनो काराबाख के बारे में, जानते हैं कि नारगोनो काराबाख है क्या। देखिए, नारगोनो काराबाख जो है दक्षिण कॉकस के इलाके में स्थित एक क्षेत्र है, यानी कि नारगोनो काराबाख क्या है? एक क्षेत्र का नाम है, जो कहां पर है? तो दक्षिण कॉकस के इलाके में जो है ये स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको पूछा जाए नारगोनो काराबाख क्या है, तो ये एक क्षेत्र है जो कि दक्षिण कॉकस के इलाके में स्थित है, यानी कि अभी भी वो है। ठीक है, यह कॉकस जो है वो पर्वत श्रृंखला की हॉनी कॉकस पहाड़ियों में आता है, और ये जो कॉकस है ये कहां पर आता है? पर्वत श्रृंखला की हिन कॉकस पहाड़ियों में जो है ये आता है। इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो पहाड़ी है और वनों से भरपूर है। किसका बारे में बात हो रही है? यहाँ पर नारगोना काराबाख के बारे में बात हो रही है, और नारगोना काराबाख जो है कॉकस में दक्षिण कॉकस के इलाके में स्थित है, और ये जो कॉकस है वो श्रृंखला की हनी कॉकस पहाड़ियों में है। और ये हनी कॉकस जो है वो हनी कॉकस का जो ज्यादातर हिस्सा है वो पहाड़ी है और वनों यानी कि जंगलों से भरपूर है। इसका जो क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यहाँ पर नारगोनो काराबाख के क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो नारगोनो काराबाख के जो क्षेत्रफल है लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4400 किलोमीटर। और ये जो नारगोनो
नारगोनो काराबाग है वो भी क्या है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा मतलब ज्यादातर हिस्सा इसका जो पहाड़ी है और ये भी जो है जंगलों से भरपूर है। तो ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 44 वर्ग किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नारगोनो काराबाग का क्षेत्रफल कितना था तो 4400 किलोमीटर जो है आपको लगा देना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला पॉइंट है आपका, अजरबैजान जो है इसे अपना हिस्सा मानता है। देखिए यही तो है विवाद का सबसे बड़ा जड़। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा नारगोनो काराबाग एक क्षेत्र है जो कि दक्षिण कॉकस के इलाके में है। इसका जो क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा वह है 4400 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए आप लोग जरूर सुने होंगे मीडिया में एक अजरबैजान के बारे में और एक आप लोग किसके बारे में सुने होंगे, एक अजरबैजान और एक अर्मेनिया। एक अर्मेनिया के बारे में और एक अजरबैजान के बारे में आप लोगों ने दोनों देशों का विवाद के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, अजरबैजान जो है ये जो नारगोनो काराबाग है ये जगह का नाम है। तो नारगोनो काराबाग जैसे आज भारत जो है जम्मू कश्मीर मतलब पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर को अपना मतलब हिस्सा मानता है, लेकिन रियल में भारत के तरफ ये है और ये धारा 370 हट गया। अभी तो पूरे तरीके से जो है जम्मू कश्मीर भारत का है, तो ये पाकिस्तान क्या मानता है, उसे अच्छा अपना मानता है। ठीक है, तो अजरबैजान जो है इसे अपना हिस्सा मानता है और इसे भी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे क्या उस देश का हिस्सा माना जाता है। अजरबैजान में जो है ज्यादा मुस्लिमों की संख्या है और अर्मेनिया में जो है ज्यादा क्रिश्चियन यानी कि जो ईसाई है उसकी संख्या है, ध्यान दीजिएगा। तो अजरबैजान जो है इस जगह को यानी कि नारगोनो काराबाग को अपना हिस्सा मानता है और इस चीज को जो है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार भी किया गया है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे उस देश का हिस्सा माना जाता है। चीजें आपको समझ में आ गई, किसका, अजरबैजान का। जैसे आज के दिन जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा माना जाता है, वैसे ही ये जो है जगह जिसका नाम है नारगोनो काराबाग, ये भी जगह जो है अजरबैजान का माना जाता है। और अजरबैजान में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि ये जो जगह है जिसका नाम है नारगोनो काराबाग, यहाँ पर जो है ज्यादातर लोग जो है वो अर्मेनियाई लोग हैं। कि कौन से लोग हैं, अर्मेनियाई। सेम टू सेम जम्मू कश्मीर वाला हालत है। जम्मू कश्मीर जो है कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर संख्या मुस्लिमों की संख्या है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ, सभी तो नहीं लेकिन 10% हो सकता है, 15% जो कि पाकिस्तान वगैरह जाना चाहता हो। सब कोई नहीं, लेकिन 10 से 15% शायद हो सके अभी वो भी नहीं जाना चाहता हो, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन वहाँ वैसे ही है। कहाँ पर, अर्मेनिया की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है अजरों की बजाय यानी कि अजरबैजान के लोगों की बजाय अर्मेनियाई जो लोग हैं वो ज्यादा है, समझ गए। इसी कारण क्या है कि इसी कारण अर्मेनिया की मदद से 1991 के बाद से नारगोनो जो काराबाग जो जगह है वो अपने आप को वास्तविकता में अजरबैजान से अलग कर चुका है और स्वतंत्र राष्ट्र की तरह अपने मामले संभालता है। चीजें आपको समझ में आ गई, विवाद का सबसे बड़ा जो समझ में आ गया। नारगोनो काराबाग एक जगह है जिसका क्षेत्रफल है 44 वर्ग किलोमीटर। अजरबैजान जो है इसे अपना हिस्सा मानता है और इसे औपचारिक स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसे स्वीकार भी किया गया है कि ये जो हिस्सा है वो अजरबैजान का है। लेकिन क्योंकि अजरबैजान में ज्यादातर जो जनसंख्या है वो अर्मेनिया का है, किसका, अर्मेनियाई लोग। अजरबैजान कम है, मतलब कि अजरों की जो संख्या है वो कम है और अर्मेनियाई लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा है। बस यही एक कारण है, मतलब यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण अर्मेनिया जो है वो क्या क्या उसी की मदद से 1991 के बाद जो नारगोनो काराबाग जो जगह था वो अपने आप को आजाद मानता है। जैसे आज के मतलब पहले, अभी तो नहीं लेकिन पहले जम्मू कश्मीर अपने आप को क्या बोलता था, नाम पाकिस्तान में आएगी नाम इंडिया में, हम क्या है, आजाद है। बस यही कारण है। किसके मदद से हो रहा है, ये 1991 में अर्मेनिया की मदद से जो है ऐसा सिचुएशन हो रहा है। और ये जो है अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र की तरह मतलब घोषित भी करता है। कोई भी कानून कुछ भी होता है तो वो अपना अलग ही कानून चलाता है, मतलब कि अजरबैजान का बिल्कुल विवाद नहीं मानता है। ठीक है, और इसने अपना नाम जो है क्या रख दिया, नारगोनो काराबाग गणतंत्र। क्या रख दिया, नारगोनो काराबाग, ये तो जगह का नाम था, और लास्ट में लगा दिया गणतंत्र। ये अपना नाम रखा हुआ है, जिससे अजरबैजान को सख्त आपत्ति है। इस मतभेद को सुलझाने के लिए अजरबैजान और अर्मेनिया की सरकारों में समय समय पर बातचीत के दौर चलते रहे और यही मतभेद इसी सिचुएशन को सुलझाने के लिए अर्मेनिया और अजरबैजान की सरकार में जो है आपस में कई बार बैठक हुआ, कई बार मीटिंग भी हो चुका है। तो चीजें समझ में आ गई, यानी कि जम्मू कश्मीर का जैसे हालत है भारत और पाकिस्तान के बीच में, सेम टू सेम हालत समझ सकते हैं आप। ये नारगोनो काराबाग में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो नारगोनो काराबाग जगह है वहीं पे है। ठीक है, तो हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, जॉर्जिया में दो प्रांत जो है स्वतंत्र चाहने लगा, यानी कि जॉर्जिया में जो दो प्रांत था वो अपने आप को आजादी मांगने लगा। ठीक है, मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम का विशाल भंडार होने के कारण, कहां पर, मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम का विशाल भंडार होने के कारण सितंबर 2001 में अमेरिका जो है इस क्षेत्र में सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था, जबकि यह क्षेत्र रूस, चाइना और अफगान से सटा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि जब ये इसमें पेट्रोल का विशाल भंडार हुआ तो अमेरिका इस पर अपना दबदबा बनाना चाहता था, सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था, सैनिक को, मिलिट्री को वहां पर भेजना चाहता था। लेकिन ये जगह किसका है, रूस और चाइना और अफगान से ये जो है सटा हुआ है। तो बताइए चाइना कैसे आएगा, सब कुछ तो उसका दुश्मन है ना।
चलिए अब देखिए अगला पॉइंट आपका, मध्य एशियाई को रूस अपना निकटवर्ती क्षेत्र मानता है तथा रूस चाहते हैं कि इस क्षेत्र के देश मेरे प्रभाव में रहे। यानी कि मध्य एशियाई के जो रूस है वो अपना निकटवर्ती क्षेत्र मानता है और रूस ये चाहता है कि इस क्षेत्र के जो देश है वो मेरे प्रभाव में रहे। चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो खंड में विभक्त हो गया, चेक तथा स्लोविया, ठीक है। और ये जो चेकोस्लोवाकिया जो जगह था, चेकोस्लोवाकिया जगह का नाम है, ये जो है शांतिपूर्वक यानी कि शांति से दो खंड में विभक्त हो गया था। एक का नाम रख दिया चेक और एक का नाम रख दिया स्लोवाकिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सा जगह है जो कि दो भागों में विभक्त हुआ, तो चेकोस्लोवाकिया और ये बट करके एक का नाम चेक रखा गया, एक का नाम स्लोवाकिया रखा गया या फिर स्लोवाकिया, ठीक है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने समझ में आ गया होगा। चलिए जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, एक बार जम करके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत और सोवियत संघ का संबंध, भारत और सोवियत संघ का यानी कि रूस का संबंध हम लोग देखते हैं। देखिए शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे थे। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय जो है भारत और सोवियत संघ का जो संबंध है वो काफी अच्छा था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो तथा विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाने और हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरियों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। समझ गए, यानी कि रूस जो है आज के ज़माने में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा हथियार दे रहा, बहुत ज़्यादा। रूस के जैसा कोई भी देश आज तक हथियार नहीं दिया है और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि रूस के जैसा हम लोगों का मदद किया, ठीक है। तो शीत युद्ध के समय जो है ना भारत और सोवियत संघ का संबंध बहुत अच्छा था और सोवियत संघ जो है वो भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये इस्पात कारखाने और हेवी इलेक्ट्रिकल जैसे मशीनरियों के लिए जो है आर्थिक और तकनीकी जो है ये सहायता दी। कौन? रूस के बारे में बात हो रही है, यानी कि सोवियत संघ के बारे में बात हो रही है। भारत में विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम जरिया बनाकर भारत के व्यवसाय किया। समझ में आ गया आपको, यानी कि जब यहाँ पर विदेशी मुद्रा की कमी हुई, विदेशी मुद्रा की, तो सोवियत संघ ने क्या किया, रुपये को माध्यम यानी कि जरिया बना करके भारत के व्यवसाय किया, यानी कि भारत से बिजनेस किया, व्यापार किया। सोवियत संघ ने भारत को राजनीतिक और सैन्य रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से काफी मदद की है। यानी कि सोवियत संघ जो है वो भारत को राजनीतिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, राजनीतिक रूप से भी, सैन्य रूप से भी, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष, दोनों तरीके से बहुत ज्यादा सोवियत संघ जो है भारत को मदद किया है। एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप सबको पता है 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की थी। यानी कि 1971 में जब हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे बांग्लादेश के कारण, तो उसी समय जो है सोवियत संघ ने हम लोगों का बहुत ज्यादा मदद किया था, सैनिकों को ट्रेनिंग दिया था, प्रशिक्षण दिया था और भारत के सैनिक के साथ कई बार रूस ने संयुक्त अभ्यास भी किए हैं और भारत के जो सैनिक है उसके साथ रूस जो है कई बार संयुक्त अभ्यास भी किए हैं, यानी कि ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया, एक्सरसाइज वगैरह किए हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गई। भारत और सोवियत संघ का संबंध के बारे में आप लोगों ने देखा, हो सके तो यहाँ पर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है पूर्वी साम्यवादी देश और भारत संबंध। चलिए तो देखिए पूर्वी साम्यवादी देश और भारत का संबंध। पहले हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर पहले देखा भारत और सोवियत संघ, यानी कि भारत और सोवियत संघ के बीच क्या क्या संबंध था। अब है एक पूर्वी साम्यवादी देश और भारत, इन दोनों के बीच हम लोग संबंध को अच्छे से देखेंगे, नजर डालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है भारत की विदेश नीति, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू रूस के साथ अच्छा संबंध का होना था। ये दोनों देश एक दूसरे के हित में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी एकता दिखाई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है भारत और रूस ये दोनों देश मिलकर के काफी एकता दिखाई है, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। भारतीय हिंदी फिल्म जो है वो भी रूस में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा चलता भी है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय है। बहुध्रुवीय का मतलब क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए यदि शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई राज्यों के बीच वितरित किया जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के बीच शक्ति को अगर बांट दिया जाए तो इसे बोला जाता है बहुध्रुवी, ठीक है। और यदि अगर केवल दो राज्यों के बीच अगर इसे बांट दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव। उसके बाद अगर ये सिर्फ एक देशों के पास रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक ध्रुव। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई शक्ति है किसी के पास, वो शक्ति को पूरे दुनिया में सभी देशों के बीच या फिर बहुत सारे देशों के बीच बांट देंगे तो ये आपका बहुध्रुवीय हो जाएगा। वही शक्ति को दो देशों के बीच बांटेंगे तो ये हो जाएगा द्विध्रुवीय, और वही शक्ति सिर्फ एक देश के पास रहेगी तो उसको कहा जाएगा एक ध्रुवीय, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूस और भारत है दोनों का सपना क्या था, बहुध्रुवीय का, यानी कि शक्ति जो है बहुत सारे देशों के पास हो ताकि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के जरिए हो।
अगर एक देश के पास शक्ति ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा, हमेशा हमला करना चाहेगा, कभी इस पर हमला करेगा, कभी उस पर हमला करेगा। लेकिन वहीं पे अगर बहुत सारे देशों के पास अगर शक्ति हो जाए तो आप बताइए कभी एक दूसरे पर हमला करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सबको एक दूसरे से डरेगा। अब जैसे भारत के पास परमाणु बम है, उसी तरीके से पाकिस्तान के पास है, उसी तरीके से बहुत सारे देशों के पास है। तो आप अगर एक चीज़ गौर कीजिएगा तो भारत पर जल्दी कोई हमला नहीं करता डर से, क्योंकि जानता है कि इसके पास भी परमाणु है, हमला क्यों करेंगे। जबकि होना ये चाहिए था कि हथियार होने से हमला ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जो है खुद इस बात को कहे थे। उसने कहा था कि देखिए, हथियार रहने का मतलब ये है कि जल्दी युद्ध नहीं होगा, कोई युद्ध करने से भी सोचेगा कि भाई उसके पास जो है ये हथियार है, अगर हम कुछ ज़्यादा इधर उधर किए फड़फड़ाए तो कहीं ना कहीं हमको उड़ा देगा, समझ रहे। तो ये जो है हथियार रखने का बहुत बड़ा फायदा। तो वही चीज़ है, अगर शक्ति बहुत सारे देशों के पास होती है तो अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष होता है वो समाधान जो है बातचीत के जरिए होगा और ज़्यादा शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई बहुध्रुवीय के बारे में। अब अगला पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को लोकतांत्रिक, मजबूत और शक्ति संपन्न बनाया जाए। और संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है उसको क्या बना जाए, लोकतांत्रिक यानी कि सेक्युलर, मजबूत और शक्ति संपन्न यानी कि उसको बहुत ज्यादा शक्ति दिया जाए, मजबूत किया जाए। ठीक है, 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते में 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे। और 2001 में जब भारत और रूस के जब सामरिक समझौते हो रहा था तो उस समय जो है 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे। कितने? 80 यानी कि 80। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत रूस से ऊर्जा आयात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत जो है रूस से ऊर्जा आयात यानी कि इंपोर्ट, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ज़्यादातर हम लोग जो ऊर्जा लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, रूस से लेते हैं। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि भारत जो है रूस से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ युद्ध सामग्री भी भारत रूस से आयात करता है। और साथ ही साथ जो युद्ध सामग्री है वो भी भारत कहाँ से लेता है, आयात करना मतलब लेना यानी कि इंपोर्ट करना, वो भी कहाँ से लेता है, रूस से लेता है। जैसे कि आप सबको पता है ज़्यादातर जो हथियार है वो हम लोगों का हथियार कहाँ से है, रूस से है। जैसे कि अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा S-400 सिस्टम, S-400 प्रणाली के बारे में हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, रूस ने भारत को अंतरिक्ष उद्योग के लिए क्रायोजेनेटिक रॉकेट देकर मदद की है। और रूस जो है भारत को अंतरिक्ष उद्योग के लिए कौन सा रॉकेट देकर मदद की है, क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे रूस जो है हम लोगों का हमेशा से साथ दिया है। और आप लोगों ने संबंध के बारे में भी अच्छे से देखा और आप लोगों ने ये भी देखा कि कैसे दोनों देश जो है बहुध्रुवीय विश्व को चाहता है, यानी कि ताकत जो है सभी देशों के साथ हो। ठीक है, तो चैप्टर की जो है यहीं पे समाप्ति होती है। प्लीज़ जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं एक बार कम से कम 5 से 10 दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं। ठीक है, शेयर करेंगे तभी तो उसको पता चलेगा। एक बार शेयर कर दीजिए, पढ़ना नहीं पढ़ना उसकी मर्जी है। ठीक है, और स्टेटस वगैरह में लगाइए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके जैसे भी वो बताइए। और तैयारी जल्द से जल्द शुरू करने बोलिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, 6-7 महीना आपका बचा हुआ तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। इसके बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को कर देंगे, इसलिए आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।